वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिस्ट्री बाय एसआरबी। और आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपल पेपर 2 की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और ये भी जानेंगे कि सिंपल पेपर 2 में जो क्वेश्चंस दी गई है तो इन क्वेश्चंस में भी सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वे क्वेश्चंस क्या है जिनकी आने की पूरी संभावना रहती है। तो इस क्लास में हम लोग सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे, सारे क्वेश्चंस को जानेंगे उसका आंसर क्या होगा और क्या क्या क्वेश्चंस है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताने जा रहा हूँ कि इन सारे क्वेश्चंस में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हो जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें मैप वर्क भी दी गई है, तो यहाँ पर हम लोग मैप वर्क को भी डील करेंगे और मैप में भी कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट्स है। तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, और जो अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसके बारे में हम लोग इस क्लास में डील करेंगे, क्वेश्चंस आंसर बोथ। तो विदाउट डूइंग डिले लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले यहाँ पर लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। एमसीक्यू का ना कंप्लीट अच्छा नहीं हुआ क्योंकि एमसीक्यू के अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में भी इस बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हो गए जो जिसमें 1 मार्क की जो क्वेश्चन होती है ये हम लोग डील करेंगे, और इसकी नंबर जो होगी वो क्या है 120, यानी 1 से 20 क्वेश्चन तक 1 मार्क की क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे की ओर। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फीचर ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि इनमें से बायोटिक रिसोर्सेज का कौन सा फीचर है यहाँ पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि दीज रिसोर्सेज हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस एनी रीजेनरेट। तो ये इसका आंसर करेक्ट आंसर है। नाउ सी नंबर 2। अब मैंने कहा था कि एजर्सन और रीजन ये क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चन दी गई स्टेटमेंट दी गई है एजर्सन में, यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट में रीजन में दी गई है कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड स्किल्ड लेबर। तो यहाँ पर देखो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि A and R are true and R is not the correct explanation of A। अभी नंबर 3 में मैच यहाँ पर करने दी गई है, लास्ट क्वेश्चन में भी मैच करने के लिए दी गई है, तो यहाँ आपको करेक्ट मैच करनी है। गोल्ड है, ऑयल रिजर्व ऑफ सऊदी अरेबिया, सोलर एनर्जी, रोड्स। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का आंसर क्या होगा 2 होगा, यानी गोल्ड क्या है रिसाइक्लेबल है। बी का होगा 4, यानी कि ऑयल रिजर्व ऑफ सऊदी अरेबिया, ये होगा यहाँ पर एक्चुअल रिसोर्सेज। नेक्स्ट में सोलर एनर्जी जो कि सी का 1 होगा, कैसा सोलर एनर्जी है तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कैटेगरी में आती है। और रोड जो है नंबर 3 में जाएगा, रोड्स यानी कि मैन मेड है। दिस वन कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वी प्रोसीड। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 में है करेक्ट एंड री राइट द गिवन स्टेटमेंट, यानी कि यह जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक दी गई है, गलती यहाँ पर की गई है, और आपको इसे क्या करनी, करेक्ट करके इसको लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज द सेंटेंस स्टेटमेंट। ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द टोटल अर्थ लैंड एरिया इज अबाउट 59% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये इसका सही क्या होगा, इसका मिस्टेक क्या है, रॉन्ग क्या है, यहाँ पर 59, ये 59 यहाँ नहीं होगा बल्कि यहाँ पर क्या होगा 47% होगा। कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5 में आइडेंटिफाई द एज ग्रुप्स ऑफ द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। तो यहाँ पर एज ग्रुप को फाइंड आउट करना है इन फीचर्स को देखने के बाद। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा 15 to 59 ईयर्स। तो जो 15 to 59 ईयर्स एज ग्रुप में आते हैं ये क्या होते हैं, दिस एज ग्रुप इज बायोलॉजिकली मोस्ट रिप्रोडक्टिव होते हैं, दिस एज ग्रुप इज इकोनॉमिकली एक्टिव होते हैं, और दिस एज ग्रुप एक्ट्स एज एन इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोडक्टिविटी। तो ये कौन से एज में आते हैं, 50 to 59 ईयर्स के एज में। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, गलत है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे पूरा स्टेटमेंट को, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि प्लेसेस हैविंग इनफर्टाइल सोयल हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। सिंपल सी बात है कि जहां पर जमीन जो है इनफर्टाइल होगी, अनउपजाऊ होगी, वहां पॉपुलेशन अधिक नहीं होगा, बट ये बता रहा है कि जहां पर इनफर्टाइल है वहां पर पॉपुलेशन अधिक होती है। तो सिंपली ये रॉन्ग आंसर है।
तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नेम द म्यूजियम इन दिल्ली विच हैज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ गांधीज राइटिंग। अब ये देखो, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये रेयरली पूछा जाता है, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं रखना चाहूँगा, बट आपको प्रैक्टिस तो करनी है। द नेम द म्यूजियम इन दिल्ली विच हैज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ गांधीज राइटिंग, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गांधी स्मृति। तो गांधी स्मृति लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम दी ऑथर ऑफ द बुक आनंद मठ। अब यहाँ मैं पहले आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में आपको बताऊंगा, इसके बाद इसका मैं आंसर बताऊंगा। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ और आपको बता दूं इनमें से कौन कौन सा क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, ताकि आप पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, कवर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद से जो है वो आप अदर क्वेश्चन को डील करेंगे। तो नाउ नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 में है कि नेम दी ऑथर ऑफ द बुक आनंद मठ। अब ये यहाँ बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लगभग मैक्सिमम एग्जाम में क्लास 8 के एग्जाम में पूछी जाती थी। ये इसको आप VVI कैटेगरी में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेजर्स वर अडॉप्टेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू एक्सटेंड एंड कंसोलिडेट इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सा स्टेट में कौन सा इंप्लीमेंट किया वर्क, है ना, ताकि अपना जो एम्पायर है उसको ज़्यादा एक्सटेंड कर सके, विस्तार कर सके, कंसोलिडेट कर सके, सुदृढ़ कर सके। तो ये कौन सा वर्क हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी और ABD, यानी कि इन्होंने मिलिट्री एक्शन के द्वारा अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया, और इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, रेलवे का इंट्रोडक्शन किया, और इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टल सर्विसेज। इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं आती है, तो A, B और D का इसका आंसर होगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से देखो, यहाँ पर एजर्सन और रीजन की बात पूछी गई है, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया इस तरह का। तो यहाँ पर देखो क्या है कि दी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्रिएटेड फियर एंड रिजर्मेंट अमंग इंडियन रूलर्स। रीजन इसका दिया गया है, इंडियन रूलर्स वर कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द परमानेंट ब्रिटिश आर्मी विद इन द टेरिटरी एंड टू पे टू सब्सिडी फॉर इट्स मेंटेनेंस। अब यहाँ देखो, इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अब यहाँ देखो आंसर क्या है कि A एंड R आर ट्रू, R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इसमें सेम उसी तरह का आंसर है जैसे लास्ट टाइम में पूछा गया था, बताया गया है आंसर में। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 11 है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल वेयर रिलेटेड, यानी इनमें से कौन सा जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के प्रपोजल से रिलेटेड है यहाँ पर? तो इसका आंसर होगा सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए, यानी प्रशासनिक सुधार के लिए किया गया था। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से यानी फॉर्मेशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है, रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, दिस वन। ओके, तो यहाँ पर देखो सी, इट इज फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन, इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन कलकत्ता, यानी इसकी पहली जो मीटिंग है वो कलकत्ता में हेल्ड की गई थी। ये यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट दी गई है, तो यहाँ पर रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखो यहाँ पर करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट इट। अब यहाँ पर भी देखो सेंटेंस गलत है, कुछ मिस्टेक दी गई है, तो उससे आपको करेक्ट करनी है और दोबारा से आपको लिखना, यानी करेक्ट करनी है आपको। ठीक है, अब तो स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द स्टेटमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पास्ड ऑन November 26, 1949 and implemented on August 15, 1950। तो देखो ये तो कंप्लीट है, ये सही है, बट ये जो है रॉन्ग है, तो इसको आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। दिस वन यू हैव टू राइट डाउन। ठीक है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 14 इज दैट मैच करेक्टली द टर्म्स गिवन इन कॉलम ए विद फीचर गिवन इन कॉलम बी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी आपको मैच करनी है कॉलम ए और कॉलम बी से। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीचे दी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ए का क्या होगा,
2 होगा। मैं आपको पूरा कंप्लीट दिखाता हूं यहाँ पर। ए का 2 यानी कि सोवरेन स्टेट, ये क्या होगा, फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल कंट्रोल्स। जो संप्रभु राज्य होते हैं, स्टेट होते हैं, सोवरेन स्टेट होते हैं, वो किसी भी बाहरी नियंत्रण से फ्री होते हैं, उस पर कोई दबाव नहीं दिया जा सकता है। सेकुलर स्टेट, बी का क्या होगा, बी का होगा 4 सेकुलर स्टेट, यानी कि यहाँ नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। जो सेकुलर स्टेट होते हैं वहां पर जात पात धर्म के नाम पर कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी में है, सी का होगा डेमोक्रेटिक स्टेट, तो सी का 1 होगा। डेमोक्रेटिक स्टेट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। जहां पर डेमोक्रेटिक स्टेट होता है वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा शासन की जाती है, वे लोग चलाते हैं देश को, लोग जनता चुनती है उसे, अपने लीडर्स को। नेक्स्ट वन डी का क्या होगा, लास्ट में 3 होगा। रिपब्लिक स्टेट, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। रिपब्लिक स्टेट किसे कहा जाता है, जहां के प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, इलेक्टेड होता है ना। नाउ दिस वन कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फिर से यहाँ पर एजर्शंस और रीजन वाली क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क एज। नाउ स्टेटमेंट्स डायरेक्टली हम लोग स्टेटमेंट को चेक करते हैं। तो दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। गुड स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर रीजन में दी गई है, ओनली द स्टेट गवर्नमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्रेम देयर पॉलिसीज अकॉर्डेंस विद दिस प्रिंसिपल। तो ये थोड़ा सी यहाँ गड़बड़ लग रही है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ए इज ट्रू बट आर इज इनकरेक्ट। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, बट ये जो है स्टेटमेंट वो रॉन्ग है, गलत है। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर 16 में है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोकसभा फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर पूछा गया है कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो किसके बारे में, लोकसभा के बारे में गलत स्टेटमेंट क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि यहाँ बताया गया है कि लोकसभा जो है ये अपर हाउस है, नहीं ये लोअर हाउस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रॉन्ग होगा ये। ना क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है। क्या पूछा गया है, अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस डैश कैन ऑल्सो मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन द स्टेट लिस्ट। यानी कि विशेष परिस्थितियों में जो स्टेट गवर्नमेंट जो पावर दी गई, स्टेट लिस्ट में जो भी एरियाज है उन पर भी कानून को बनाया जा सकता है, लॉ को बनाया जा सकता है। ये कौन बना सकती है, किसके पास पावर है, ये पावर है पार्लियामेंट के पास पावर है। तो ये पार्लियामेंट जो है विशेष परिस्थितियों में जो स्टेट लिस्ट में जो दिए गए सब्जेक्ट उस पर भी कानून बना सकती है। अब नेक्स्ट में और नेक्स्ट क्वेश्चन दी गई और अथवा में, सो सीधा क्वेश्चन तो और में दी गई है, रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंजॉय डैश पावर। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि जो अमेंडमेंट यानी कि संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं तो उससे संबंधित दोनों हाउसेस, पार्लियामेंट का जो दोनों हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें किस तरह के पावर को लोग एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल पावर, यानी कि दोनों के पावर क्या है, सेम होते हैं, इक्वल पावर होता है। तो यू हैव टू राइट डाउन हियर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है कि हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये परमानेंट राज्यसभा के क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 19 इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द हाई कोर्ट्स आर करेक्ट। यानी कि इनमें जो भी स्टेटमेंट्स है यहाँ पर, इन स्टेटमेंट में से हाई कोर्ट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट होगा। तो ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और इसमें क्या होगा आंसर, ए, बी और डी, यानी कि दिस इज करेक्ट। इट हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, करेक्ट है ये। नेक्स्ट में बी, इट एक्सरसाइजेज सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शंस ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, करेक्ट। एंड लास्ट वन डी, इट इज ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी आर करेक्ट। और आप यहाँ टिक लगाना कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल डील्स विथ क्रिमिनल केसेस।
यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन सा हाईएस्ट कोर्ट है जो क्रिमिनल केसेस को डील यहाँ पर करती है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेशन जज। तो यहाँ पर क्या क्या आंसर होगा? सेशन जज, जो क्रिमिनल केसेस को डील करती है। नाउ दिस वन कंप्लीटेड एंड नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन बी। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का है, सजेस्ट एनी 3 वेज टू अचीव द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपको एग्जाम में आना ही आना है। 99% चांसेस होगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आप इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये बहुत भाई इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आप कभी मिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और एग्जाम में आने के बाद मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अभी आप वीडियो देखेंगे क्लास को और एग्जाम के बाद आप बताएंगे कि ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। वैसे मुझे तो मालूम होगा, बट मैं आपसे जानना चाहूंगा। सो क्वेश्चन और अथवा और में क्या क्वेश्चन दी गई कि सजेस्ट एनी 3 वेज टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन अर्थ, यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने में कौन कौन सा तरीका है, अर्थ पर जो इकोलॉजिकल बैलेंस है कैसे बना सकते हो, 3 तरीके के बारे में बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में है कि एनालाइज एनी 3 रीजंस दैट लेड टू द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्ट्स बाय फार्मर्स बिफोर द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। यानी कि 1850 फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के पहले जो किसानों ने विद्रोह किया था, रिवॉल्ट किया था, उसका कारण क्या था? 3 कारण बताने हैं। और ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें से 100% 99% आना ही आना है, तो ये चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि व्हाई वर द ब्रिटिश अफ्रेड ऑफ मूवमेंट स्टार्टेड बाय बिरसा मुंडा। यानी बिरसा मुंडा ने जो मूवमेंट शुरू किया था उससे ब्रिटिश डरी हुई क्यों थी? एंड स्टेट एनी 3 रीजन, इसका 3 कारण बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्सप्लेन एनी 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद, आज़ाद होने के बाद कौन कौन से चुनौतियों का सामना करना पड़ा इंडिया को, चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़े, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 25 है, द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट इन द रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मे बी एम्ड एट इरेडिकेटिंग सर्टेन सोशल एविल्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ 2 एग्जाम्पल्स। यानी कि देखो, रिलीजियस मैटर में गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है या उसे पावर नहीं होता, अधिकार नहीं होता है, बट कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो है, यदि कोई किसी रिलीजन में कोई सोशल एविल्स है या रिलीजियस एविल्स, वहाँ पर सामाजिक बुराइयाँ, धार्मिक बुराइयाँ है उस धर्म के कारण, तो उस कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जो है उन बुराइयों को दूर करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए इंटरफेयर कर सकती है। तो यहाँ पर वैसे 2 एग्जाम्पल के बारे में बताना है और इसके बारे में बताना है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। तो और में नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी। सपोर्ट द स्टेटमेंट बाय हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म फॉर इंडिया। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किससे रिलेटेड है? लिबर्टी से, इक्वलिटी से, जस्टिस से और फ्रेटर्निटी से, है ना। तो इसके स्टेट सपोर्ट में आपको लिखना है, आंसर लिखना है और क्या बताना है उसमें? इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म फॉर इंडिया, यानी भारत में धर्मनिरपेक्षवाद जो है, सेक्युलरिज्म जो है, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन एनी 2 सर्कमस्टांसेस दैट कैन लीड टू रिड्यूसिंग एंड एक्सटेंडिंग द टर्म ऑफ लोकसभा। यानी कि अब कुछ ऐसे विशेष परिस्थितियों के बारे में, सर्कमस्टांसेस के बारे में बताना है जब लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, टर्म है, इसको कम या अधिक किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है कि डिस्क्राइब एनी 3 क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी यहाँ पूछा गया है कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इसके बारे में पूछा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 28 में रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पर अब ये सोर्स बेस्ड हो गया, यानी यहाँ पर क्या दी गई है, आपको एक पैराग्राफ मिलेगी और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद
इसमें से इसी पैराग्राफ के बीच से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको इसी पैराग्राफ को पढ़कर उसका आंसर देना है। तो यहाँ मैं इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर दी गई है, आपको खुद से पढ़ना है और पढ़ के आपको आंसर को लिखना है। बट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है जो सिंपल पेपर में दी जाती है पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को भी आने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस एक बार कर लें। यहाँ पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रिस्ट्रिक्ट ह्यूमन सेटलमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, हाई माउंटेन्स एंड रग्ड टेरेन। नेक्स्ट में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिनरल्स। नेक्स्ट में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द लो लैंड्स ऑफ गंगेज एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4। फर्टाइल सॉइल, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और नेविगेबल रिवर्स, जहां ये फैसिलिटी होती है वहीं पर ज्यादा पॉपुलेशन पाए जाते हैं। नाउ तो यहाँ पर किसमें है, 1, 2 और 4 किसमें दी गई है, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी में। तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट में विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज अट्रैक्टेड लार्ज ग्रुप्स ऑफ माइग्रेंट्स टू हॉट एंड ड्राई एरियाज ऑफ ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट। यहाँ पर देखो सऊदी अरब के बारे में पूछा जाता है, बट इस बार पूछा गया ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट के बारे में। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया 28 का। अब इसमें देखो 2 क्वेश्चन पूछा गया पैराग्राफ बेस्ड। नेक्स्ट वन है 29, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में फर्स्ट है कि हु इशूड एन ऑर्डर फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन किया था। तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में है मेंशन द ऑफिशियल रीजंस गिवन बाय द ब्रिटिशर्स टू पार्टीशन बंगाल। बंगाल को विभाजन करने के लिए ये ऑफिशियल कारण, ऑफिशियल रीजन क्या बताया था ब्रिटिश ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर ए होगा। उन्होंने कहा था, ब्रिटिश ने कहा था इट वाज डिफिकल्ट टू गवर्न एंड कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम सच अ बिग प्रोविंस। नाउ नेक्स्ट वन 29.3 नेम द इंडियन लीडर हु रेज द स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ राइट। तो ये जो स्वराज इज माय बर्थ राइट, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस नारे को किसने दिया था, स्लोगन को किसने दिया था। तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये केवल पैराग्राफ में ही नहीं बल्कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी ये VVI के कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वर नॉट एडॉप्टेड बाय द इंडियंस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। यानी बंगाल का जो विभाजन किया गया उसका विरोध करने के लिए इंडियंस ने कौन सा तरीका नहीं एडॉप्ट किया। ऑप्शन में क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेयर एंड पिटीशन। नाउ सेक्शन डी, तो यहां से सेक्शन डी है और इसके लिए एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे 5 मार्क्स यहां पर होगा। अब यहां देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का। डिस्क्राइब एनी 5 वेज फॉर सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि मिट्टी को बचाने के लिए, मृदा को संरक्षण करने के लिए 5 तरीकों को पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI के कैटेगरी में से आप रख सकते हैं, रखना है, रख सकते नहीं, रखेंगे आप इसे। क्वेश्चन नंबर 31 है हाईलाइट एनी 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ट्रीज फाउंड इन टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट, यानी कि टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो ट्रीज होते हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं, फीचर्स क्या है, इसको भी लिखना है। और में या फिर इसके बाद या लिख सकते हैं आप हाईलाइट एनी 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ट्रीज फाउंड इन मेडिटेरियन फॉरेस्ट। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में आती है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या करना है, ये दोनों में से कोई एक ही पूछा जाता है, या तो मेडिटेरियन फॉरेस्ट में या फिर टेम्परेट फॉरेस्ट में या ग्रीन फॉरेस्ट में या फिर ग्रीन फॉरेस्ट में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 हाईलाइट एनी 5 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश टू प्रिवेंट फ्यूचर रिवॉल्ट्स आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होने के बाद ब्रिटिश ने भविष्य में ऐसी लड़ाई न हो, ऐसा विद्रोह न हो, इसे रोकने के लिए क्या क्या सुधार किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 एक्सप्लेन द टर्म रूल ऑफ लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप VVI में रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? बेसिकली 2 मार्क्स से पूछा जाता है, बट यहाँ पर इसे 5 मार्क्स से पूछा गया। आपको डिटेल में आपको इसको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 34 में है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, तो आप इसे कंप्लीट करेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने का क्या प्रावधान है, क्या प्रोसेस है, कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया जाता है, चुनाव की निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट में और में, अथवा में, या फिर हाउ इज द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म, यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 35 का मैप वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। और मैप वर्क में क्या पूछा गया है? यहाँ पर 2 प्लेसेस ए बी हैव बीन गिवन मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड मैप में आपको यहाँ पर शो करनी है क्या? ए में रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है उस क्षेत्र को, और यहाँ पर ए दी गई है। बी में दी गई अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट, यानी एक प्रकार का जंगल। ये मैप में आपको इंडिकेट की रहेगी, जैसे बी यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैप में आप देखेंगे वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा बी लिखी रहेगी, और वहाँ पर आपको क्या करना है? पूछा गया है अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि वहाँ पर कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है, किस तरह के, उस टाइप के फॉरेस्ट के बारे में वहाँ पर लिखना है। जहाँ पर मैप में ए दी गई है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उस प्लेस का नाम क्या है। जहाँ पर ये लोकेशन दी गई ए, वहाँ बताना आपको उस प्लेस का नाम वहाँ पर क्या है। नेक्स्ट में सी में है ऑन द सेम पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग। अब यहाँ पर उसी पॉलिटिकल मैप में आपको लोकेट और लेबल करनी है, यानी कि ढूंढना है और वहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है? सी में अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल इन अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका का जो है एरिया है वहाँ पर सी ऑप्शन लिखा रहेगा मैप में, और अफ्रीका में, और वहाँ आपको लिखना है उस प्लेस का नाम जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो मैं इसका दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन के बाद। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर डी, अ रीजन ऑफ टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट इन एशिया, यानी कि एशिया में जहाँ पर डी लिखा गया है वहाँ पर आपको ये टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट इन एशिया उस प्लेस का नाम लिखना है। ओके, तो ये हो गया मैप वर्क। इन दिस वे वी हैव डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हियर, एंड right now you have to also see the answers of these all the questions answer along with the map work in the description box। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्वेश्चन का आंसर मैप वर्क के साथ में यहाँ पर एक लिंक मैं शेयर कर दूंगा। उस लिंक में आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे लिंक, और उसी में सारा आंसर मैंने यहाँ पर दिया है, तो वहाँ से देख करके आप रिविजन कर लेंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे। तो ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।